अ, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और जुले। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी अदरवाइज़ न्यूज़ में देख रहे हैं कि एजुकेशन को लेकर हमारे करगिल में कुछ इश्यूज़ हैं, जिसके ऊपर मुझे भी बहुत सारे लोगों ने इस पे कॉल्स किए, मैसेजेस किए और पूछा। तो मैं अपना एज़ ए लॉयर, एज़ ए बाशिंदा लद्दाख का मैं अपना फ़रीज़ा समझता हूँ कि इन मुद्दों पर अपनी जो लीगल जो अंडरस्टैंडिंग है और क्या-क्या लीगल जो मसले हैं, उन पे मैं थोड़ी क्लैरिटी लाऊँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मीडिया में भी, अदरवाइज़ भी, पब्लिक में भी बहुत सारे कंसेप्शंस, कन्फ्यूजन्स हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्पेशली हमारे हॉस्टल के हवाले से हमें देखने को मिल रही हैं। तो मैं अपना फ़रीज़ा समझता हूँ कि मैं इस पे चंद बातें आपके दरमियान रखूँ, पब्लिक के दरमियान रखूँ। अति मीसा मीमांस किला जातो ताकि अति अवेयरनेस छुक, अति कौम इफ़िया तो फ़ायदे छुक, अति फ्रून इफ़िया, अति पेरेंट्स इफ़िया उनके लिए कुछ फ़ायदा हो। तो इसलिए हाँ, आप सभी का शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको पता है कि किस तरह से हमारे लद्दाख में हॉस्टल्स का आपको पता है कि 10th और 12th के लिए हमारे रेज़िडेंशियल हॉस्टल्स खुल रही हैं। तो इस पे एक टीचर्स की तरफ से एक पिटीशन भी हाई कोर्ट में अभी सब जुडिस से वो चल रहा है। तो इसमें इश्यू जो टीचर्स ने ये उठाया था और हमने उस टाइम पे उठाया था जब सितंबर हमने केस फाइल किया था कि हॉस्टल्स को लेकर ना सिर्फ हमारे 10th और 12th के अदरवाइज़ भी जहाँ पे भी हमारे माइनर नाबालिग बच्चे-बच्चियाँ हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर उनके कंसर्न्स हैं और उस पे बहुत सारे रूल्स हैं। हमारे एनसीपीसीआर की नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स उनके बहुत सारे मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं, जो हम सबको हमारे आइन के अंदर हमारे अ, हिंदुस्तान के अंदर हमारे हर जगह उसको फॉलो करना है। वो रूल्स हॉस्टल्स को लेकर है कि किस तरह से जब भी आप कोई नाबालिग बच्चों के लिए कोई हॉस्टल्स खोलते हैं, तो उसमें कई सारे प्रोसीजर्स, कई सारे गाइडलाइंस आपको फॉलो करने हैं। तो उसके हवाले से मैं थोड़ा उस पे थोड़ी तफ़सील में थोड़ा बात करूँगा। उसके बाद मैं बाकी मुद्दों पर आऊँगा। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है आती है आवाम को कि जब भी आप कोई हॉस्टल खोलते हैं, तो उसको हमारे एनसीपीसीआर की मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं, हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स के सीडब्ल्यूसी के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की कुछ गाइडलाइंस है कि तो कोई भी हॉस्टल बिना रजिस्ट्रेशन के कोई हॉस्टल चल नहीं सकता है। और सेकेंडली वो क्यों इस तरह से रजिस्ट्रेशन को इस तरह मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन करना, और उसमें कई सारे गाइडलाइंस है, कई सारे लॉज है। जैसे हमारे सीबीएसई की अगर बात करें, क्योंकि हमने हमारे सिलेबस को स्टेट बोर्ड से हमने सीबीएसई में इसको कन्वर्ट किया है, तो ऐसे में सीबीएसई के नॉर्म्स हैं, हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नॉर्म्स हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी ये कहती है कि हमारे जब भी कोई हॉस्टल खोलते हैं, स्पेशली सीबीएसई के अंदर, यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। और उसके बाद हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर भी और जेजे भी, यानी जेजे के अंदर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर कई सारे कानून है। तो जो हॉस्टल बनाने का जो जो हॉस्टल जब बनाते हैं, हॉस्टल बनाने का जो ये सिस्टम है, उसमें कई सारे लॉज आपको बाइंडिंग होने हैं, कई सारे लॉज आपको फॉलो करने हैं। जिस तरह से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या गाड़ी खरीदते हैं, तो उसके साथ इंश्योरेंस होता है, पोल्यूशन होता है, उसके बाद आरसी होती है, कई सारे हमें डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होते हैं। इसी तरह से हॉस्टल्स खोलना भी हमारे कानून के अंदर एक बहुत बड़ी एक अपने आप में एक ये है, उसमें कई सारे गाइडलाइंस है जो आपको मैंडेटरीली फॉलो करना है। तो हमारा एक पिटीशन में हमने ये कहा था ऑनरेबल कोर्ट को कि एनसीपीसीआर के रूल्स फॉलो नहीं हुए। मैं बाकी उसमें मुद्दे में नहीं जाना चाहता हूँ पिटीशन की, क्योंकि अभी सब जुड़े से, बट मैं जनरल चीज़ है जो हमारे कौम के लिए, हमारे आवाम के लिए, खुसूसन करगिल के लिए हमारे ज़रूरी है, उस पर बात करूँगा। सेकेंडली हमने ये कहा था क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी होनी होती है। एनसीपीसीआर के रूल्स बोलते हैं कि जब भी आप कोई हॉस्टल खोलते हैं, उसमें फीमेल के लिए अगर है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके फीमेल वार्डन्स हों, उसमें सुपरिटेंडेंट्स हों, सीसीटीवी कैमरास हों, उनकी स्पेसिफिकेशंस होती है कि दीवार कितनी बड़ी होनी चाहिए, टाइमिंग्स क्या होने चाहिए मिलने के, उनके स्लीपिंग साइकिल्स क्या होने चाहिए, सैनिटरी स्पेशली हाइजीन के हवाले से, खुसूसन हमारे बच्चियों के हवाले से कि हाइजीन का किस तरह से आपने ख्याल रखना है। लेकिन हमें देखने को मिल रहा है और रिपोर्ट्स भी बहुत सारी आ रही हैं कि हमारे जो हॉस्टल्स हैं, भले ही हमारी यूटी गवर्नमेंट की नीयत, इंटेंशन इसमें अच्छी होगी, लेकिन जो हॉस्टल्स हैं वो रूल्स को प्रॉपर फॉलो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे रूल्स को फॉलो किए बगैर वो हॉस्टल को चलाना भी मेरे समझ से ये है कि वो लाजमी नहीं है। और ये हमने सितंबर में इस बात को बार बार कहा था। तो ऐसे में हमें आजकल दिखने को मिल रहा है कि कई सारे हॉस्टल्स इस तरह से चल रहे हैं। तो मैं इस पे ये मानता हूँ कि जब तक हमारे रूल्स फॉलो नहीं होते हॉस्टल्स में, तो हमारी सिक्योरिटी की लैप्सेस रहेंगी, हमारे उनकी सिक्योरिटी की, उनकी प्राइवेसी की, जो एक फंडामेंटल राइट है बच्चों का, स्पेशली जो को खुद अपने राइट्स नहीं समझते हैं, जो 18 से छोटे होते हैं, उनकी अपनी प्राइवेसी की राइट्स है, वो सब वायलेट होती है। तो ऐसे में ये जो हॉस्टल्स जो चल रहे हैं, उनको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि मैंडेटरी जो रूल्स आपने फॉलो किए कि नहीं किए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था टीचर के हवाले से कि क्या ये गाइडलाइंस आपने फॉलो किए कि नहीं किए, तो उस पर अभी तक कोई उनका जवाब नहीं आया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे एडीजीपी साहब का, it was his responsibility to tell the honorable governor that you cannot run hostels without complying with the
गाइडलाइंस ऑफ द एनसीपीसीआर, सीबीएसई की गाइडलाइंस है, उसको किए बगैर उन पे एक बातचीत उनके दरमियान होनी चाहिए थी। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई केस होता है, जिसमें मैं आऊँगा, अगर इस केस का भी सिलसिले में हमने कोई चीज़ें सुनी हैं, खुदा न खास्ता अगर कोई केस होता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एक सिस्टम अभी हॉस्टल का शुरू हुआ है, ये एक ऐसा सिलसिला हो सकता है जो आने वाले फ्यूचर में हमारे यूटी में बहुत कंटिन्यू रहे। तो ऐसे में हमें ज़रूरी है कि हम जब भी कोई ऐसा सिस्टम लाएँ, उसको फॉलो करें कि रूल्स प्रॉपर्ली फॉलो हो, ताकि हम हमारी ड्यू टू आर लैक ऑफ नॉलेज हम ऐसे केसेस ना देखने को पड़े। क्योंकि करगिल में हमें देखने को मिलता है, लेह में बहुत सारे पॉक्सो के केसेस होते हैं, जिसमें बाद में जो जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर होता है, वो बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं था ऐसा लॉ। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड सेकेंडली, मैं ये समझता हूँ कि कई सारे रूमर्स अभी हमें देखने को मिल रहे हैं कि किसी जगह पे इस तरह के कोई हादसात हुए, उसकी वेरासिटी अभी हमें पता नहीं है। आई कैन नॉट से फॉर ए फैक्ट कि उसको हुआ है, हमें नहीं पता है। लेकिन ये इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। रीज़न ये हो सकता है क्योंकि कोई भी हॉस्टल जब भी आप बनाते हैं, उसमें हमारे लोकल पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है सीडब्ल्यूसी के पास, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। क्योंकि ये ना होने के बावजूद, ये ना होने की वजह से इसलिए ऐसे वारदात हो रहे हैं, जिसमें हमें कोई अकाउंटेबिलिटी फिर नहीं मिलती है। हम उस शख्स को पकड़ नहीं सकते जो ये बोलेगा कि मैं हॉस्टल चला रहा था। तो ऐसे में हमें ये देखने को मिलता है, कल हमारी सीडब्ल्यूसी की टीम ने, आपने देखा होगा मीडिया में, कई सारे जगहों पर जाके उन्होंने इंस्पेक्शन किया, तो ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्टल्स हैं जहाँ पे नाबालिग लड़कियाँ इस वक्त पढ़ रही हैं। तो मैं आपको मीडिया के हवाले से हमारे उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गैर कानूनी है ऐसा हॉस्टल चलाना। अगर आपको ऐसा हॉस्टल चलाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, यहाँ के बड़े सारे रूल्स हैं, आपको एसएचओ को इन्फॉर्म करना है, कंसर्न पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना है, सीडब्ल्यूसी में आपको इन्फॉर्म करना है, सोशल वेलफेयर में आपको बताना है। तो ये रूल्स इस वक्त फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बोलते हैं ना कि इट्स सिटिंग बॉम्ब फॉर अस। ये कभी भी एक ऐसा हादसा हो सकता है, हमारे नाबालिग खुसूसन लड़कियां हैं, उनके साथ कोई हादसा हो सकता है, फिर हमें बाद में इस पर पछतावा करने से कोई कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको मैं उनसे गुजारिश करूँगा। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ यूटी में अनएम्प्लॉयमेंट में हम पूरे यूटी में, लद्दाख में दूसरे नंबर पर आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अभी उरूज पे है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को एक ज़रिया होता है कमाई का, लेकिन साथ में आपको ऐसा गैर शाइस्ता चीज़ आपके हाथ से ना गुजरे जिसमें आपको कमाने के चक्कर में बाद में आप पे एफआईआर हो जाए, जिससे आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हॉस्टल ऐसे ना चलाएँ। और तीसरी बात, जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे ये कहना चाह रहा था कि हमारे माशरे में, चाहे वो करगिल हो, लेह हो, और हमारे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, जो हमारी गर्ल्स होती हैं, ऐसा कहा जाता है, बहुत सारा डेटा है कि कोई भी गर्ल कभी भी जब वो बड़ा होती है तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि उसके साथ कोई ऐसा फिजिकल अब्यूज़ ना हुआ हो, उसके साथ किसी ने छेड़खानी ना की हो। और लड़कियां खुसूसन इस चीज़ को दबाती हैं, इस चीज़ को इजहार नहीं करती हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में टैबू माना जाता है। इसको हमारे सोसाइटी में गलत माना जाता है। तो बहुत सारी लड़कियां एट वन स्टेज और अदर, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे गो थ्रू ए सर्टन फॉर्म ऑफ सेक्शुअल वायलेंस। तो इसलिए हमें इस पेचीदगी को समझकर हमारे पेरेंट्स से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि क्या आप ऐसे हॉस्टल्स में अपने बच्चे ना भेजें जिसका आपको वेरासिटी पता नहीं है, क्या रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्या वो लीगल है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी हॉस्टल में भेजेंगे जो प्राइमा फेसी तो बिगिन विद अगर लीगल नहीं है, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि वो गलत हो जाएगा। फिर आपको इस पर कार्रवाई भी बाद आप में कोई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे बच्चों को ऐसे स्कूल्स में ना भेजें जिस पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। और तीसरी बात मैं ये समझता हूँ कि अभी जितने भी गर्ल्स हॉस्टल्स हमारे गवर्नमेंट स्कूल के हॉस्टल्स चल रहे हैं, ज़्यादातर हमारे लोग वहाँ पे गरीब लोग जाते हैं। ज़्यादातर हमारे तबके के ऐसे लोग जाते हैं जिनकी कमाई बहुत कम होती है, और गरीब लोग इसलिए ज़्यादातर हॉस्टल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नमेंट उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। तो शायद गवर्नमेंट अच्छे से खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट हमारे केयर कर रही है बच्चों को, तो वो एक उम्मीद से हमारे बच्चों को वहाँ भेजती है। लेकिन आपने देखा, हम सब ने देखा कि रिजल्ट्स पिछले साल हमारे 10th और 12th का 33% इनका रिजल्ट था, और साथ में इस वक्त प्री बोर्ड के जो रिजल्ट आए हैं 5 दिन पहले, वो भी बहुत बुरा है। तो ऐसे में मैं एक चीज़ अपने पब्लिक के डोमेन में ये लाना चाहता हूँ कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो ये गरीबों पर एक्सपेरिमेंट ना हो। हमें सीबीएसई को पहले इम्प्लीमेंट करने के लिए लद्दाख में देयर शुड हैव बीन ए थॉरो ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए थी। ब्रेनस्टॉर्मिंग इस हवाले से होनी चाहिए थी कि सीबीएसई अगर हमने फॉलो किया तो इसमें क्या हमारे बच्चे कामयाब होंगे, नहीं होंगे। और सेकेंडली, क्योंकि हमने सीबीएसई अगर अप्लाई किया है तो मैं गुजारिश करूँगा हमारी गवर्नमेंट से, ना तो हमने सीबीएसई इम्प्लीमेंट कर चुके हैं हम, तो ऐसे में मैं एलजी साहब से गुजारिश करूँगा कि एक ऐसी प्रक्रिया हो, ऐसा एक सिस्टम हो कि हम इंश्योर करें कि बच्चे कम से कम फेल ना हो। क्योंकि जो बच्चे पिछली बार फेल हुए उनका क्या हुआ हम किसी को नहीं पता है। तो ऐसे में मैं गुजारिश भी करूँगा, आपका मंशा, मैं समझता हूँ आपकी मंशा सही हो सकती है, लेकिन आपको रूल्स फॉलो करने हैं। तो ऐसे में अगर आप एक सिस्टम चलाते भी हैं तो इंश्योर करें कि हम एक
लेटर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोविज़न होता है हमेशा कि आप वैसे भी एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया कि अभी इट नीड्स टू सी फ्रॉम ए ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखा जाए, होलिस्टिकली देखा जाए, फेल करने का वैसे भी बहुत सारे कंट्रीज़ में प्रोविज़न ही नहीं होती है, क्योंकि जो एग्ज़ाम का सिलसिला है वो आपको टेस्ट ऐसे पैरामीटर्स पे करते हैं जो शायद ज़रूरी नहीं है कि उससे आपका इंटेलेक्ट पता हो। तो ऐसे में मैं एलजी साहब से आपके हवाले से गुजारिश करना चाहता हूँ कि लोगों को फेल ना करें, और सेकेंडली जो हॉस्टल्स अभी चल रही हैं, जिसको अभी 1 जनवरी से शायद आप चलाने वाले हैं, उस पर असली तरीके से हमारे पुलिस हल्का को लेकर, और सबसे इंपॉर्टेंटली जब भी ये हॉस्टल का जो शुरू हुआ था उसमें CWC हमारी जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है JJB के अंदर, उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि ऐसे हॉस्टल शुरू हो रहे हैं, जबकि सबसे पहला स्टेक होल्डर उनको होना चाहिए था। तो आप हर किसी को बोर्ड पर लेकर, CWC को, हमारे NCPCR की टीम को बोर्ड पर लेकर, हमारे CBSE की टीम को बोर्ड पर लेकर आप ऐसा एक सिस्टम बनाएं जिससे हमारे इलीगल चीज़ें हमसे ना गुजरे, यूटी गवर्नमेंट से ना गुजरे, ये मेरी गुजारिश है। और फोर्थली एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आपके सवाल भी होंगे, उससे पहले मैं एक बात वाजे करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने रिसेंटली आपने देखा सोशल मीडिया पे कुछ नोटिस इशू किए, एक शख्स के खिलाफ कहा गया कि ही इज़ ए रूमर मोंगर। At the same time, they said कि he is spreading rumor under POCSO Act and everybody should be sensitized कि आप ऐसे इन्फॉर्मेशन पॉक्सो में ना फैलाएं। तो मैं आपकी मीडिया के हवाले से ये भी बोलना चाहता हूँ कि पॉक्सो में जब भी कोई केस होता है, तो ऐसे में माइनर का जो आइडेंटिटी रिवील नहीं करना होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीडिया के पास होती हैं, बट एट द सेम टाइम मीडिया का फ़र्ज़ भी होता है एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कि उस पर इन पर न्यूज़ बनाए, उन पर बात फैलाए, ताकि कोई बात दबी नहीं। क्योंकि पॉक्सो और सेक्शुअल हरासमेंट के केसेस, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे केस होते हैं जिसमें विक्टिम कभी बता नहीं पाता है, ये चार दीवारी के अंदर होता है, ये घरों के अंदर होता है, दीवारों के अंदर रिलेटिव्स के थ्रू होता है। तो ऐसी गैर शाइस्ता चीज़ें तो इंश्योर करें। पुलिस डिपार्टमेंट ने एट द सेम टाइम कहते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, तो जब पॉक्सो हुआ ही नहीं तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ का किया है। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट को, हमारे SSP के थ्रू ये बताना चाहता हूँ, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, जो मेरे ख्याल से फॉर लास्ट प्रैक्टिस जो मेरा 6-7 साल का कारगिल में जो प्रैक्टिस है, आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली एंड वेरी ऑनेस्टली दैट पुलिस डिपार्टमेंट इन कारगिल इज़ वेरी एफिशिएंट, स्पेशली हमारे वीमेन सेल जो हमारे SHO साहब हैं, बाकी SHO साहब हैं, SSP स्पेशली, दे आर वेरी गुड पीपल, बट एट द सेम टाइम उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उनको कोई भी पॉक्सो का केस जब कभी होता है, चाइल्ड रिलेटेड कोई केस होता है, माइनर रिलेटेड, उनको CWC को पहले इन्फॉर्म करना है। वो वर्दी में वहाँ नहीं जा सकते, अपनी पुलिस के साथ नहीं जा सकते। तो मैं उनको भी चाहता हूँ कि थोड़ा सेंसिटाइजेशन होगा, और मैं मीडिया के हवाले से यही बोलना चाहता हूँ कि हम मिलकर ऐसे चीज़ें न होने दें अपने सोसाइटी में, जिससे हमारे सोसाइटी को नुकसान होने वाला है। तो सेंसिटाइज करें अपने, और CWC के जो इन्फॉर्म करें। तो इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, इस पर वर्कशॉप्स हो, इस पर हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, और लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। तो मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ। शुक्रिया सर। जिस तरह से आपने हॉस्टल्स की जिक्र की, तो जो लद्दाख के अंदर स्कूल में हॉस्टल चल रहा है, उसमें हिल काउंसिल का बहुत बड़ा रोल है, और हिल काउंसिल मेन स्टेक होल्डर है लद्दाख का। तो इस सिलसिले में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? वो ज़रूरी नहीं है कि हिल, जैसे हमारे हिल काउंसिल का जो डोमेन है, उसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये, जब भी कोई हॉस्टल खोलते हैं, रेजिडेंशियल हॉस्टल, जैसे हमारे आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे जिसको बोलते हैं अनाथालय हैं, हमारे बाल आश्रम्स हैं, उसके अलग रूल्स हैं। बट उसके जैसे एट द सेम टाइम हॉस्टल जो खोलते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो स्पेशली जो माइनर के हॉस्टल्स होते हैं, उनके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हमारी CWCs होती हैं, जैसे हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आपको पता होगा कि यहाँ एक लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, उनके डोमेन में ये बात चीज़ें आती हैं, तो उनको गौर करना है। और जब भी किसी को कोई हॉस्टल खोलना है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्टल हो, तो उनको रूल्स को फॉलो करके रजिस्टर करना है। तो वही मैं कह रहा था कि जो जितने भी ये रजिस्ट्रेशन का भी हॉस्टल्स 10th और 12th की चल रही हैं, इवन इफ दे आर सेंट्रली एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड हॉस्टल्स, दे नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द सोशल डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। पर एट द सेम टाइम पुलिस को भी इसके बारे में खबर होनी चाहिए। तो हॉस्टल क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल वाला, अदरवाइज भी, और काउंसिल्स का मैं ये मानता हूँ कि काउंसिल्स की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि क्योंकि काउंसिल हमारे लोगों के नुमाइंदे चुने हैं, उनको सबसे ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता होता है। तो ऐसे में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पर जितने सारे हमारे जैसे काउंसिल्स के हवाले से अगर मैं करगिल की बात करूँ, तो बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, तो इन पर भी वर्कशॉप्स करें, इन पर भी अवेयरनेस फैलाए कि हमारे लोगों से कोई गैर शाइस्ता चीज़ ऐसे ना गुजरे, या इलीगल चीज़ ना हो जिसके बारे में हमें बाद में पछताना पड़े। सर, जिस तरह आपने रिवील की कि र्यूमर मॉन्गर लेके जो एलिगेशन जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है सर, इसमें सारे लोग कंफ्यूजन में है। पुलिस कंफ्यूज है, जनरल पब्लिक कंफ्यूज है, जिस पे एलिगेशन लगे वो भी कंफ्यूज है। आप एज ए लॉयर, एज लॉयर भी हो सर, किस तरह आप एक्ट भी मैंने पढ़ा रिलेटेड टू मीडिया, सोशल मीडिया जो चलाते हैं, उनको भी काफ़ी एडवाइजरीज एसओपीज इसमें है, बिल्कुल सेंसिटिव है, सोच समझ के इसे हैंडल करें। तो एज अ लॉयर, क्योंकि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हमारे ऊपर भी पब्लिक प्रेशर है, आप इस केस को पे आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन आप लोग SP से क्यों नहीं कर रहे हो, DC साहब से क्यों नहीं कर रहे हो, बाकी जिसने एलिगेशन लगा उस पर
अब इसमें एज अ लॉयर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की बनती है, और जिसने एलिगेशन जो लगाए है उस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्योंकि जिसने एलिगेशन लगाया है वो अपनी जगह ऑथेंटिक है, कॉन्फिडेंट। सबसे पहले तो हमारे करगिल की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं करगिल का बाशिंदा हूँ, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हमारा जो हमारा काउंसिल है वो हमारी एक जॉइंट कोalition की गवर्नमेंट है। तो हमारे यहाँ पे एक जिसको बोलते हैं ना अपोजिशन नहीं है। और करगिल में अमूमन लद्दाख में भी बहुत सारे कम लोग हैं जो एक्टिविस्ट। अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि पूरे वर्ल्ड में जो अच्छी चीज़ें करती है वो एक्टिविस्ट करते हैं, चाहे वो मीडिया के हवाले से हो, ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो। उन्हीं एक्टिविस्ट को हम ऑनलाइन मीडिया में देखते हैं कि चाहे वो सुधा भारद्वाज हो, चाहे उमर खालिद हो, या बाकी सारे एक्टिविस्ट हो। बहुत सारे एक्टिविस्ट जो ट्राइबल्स के लिए लड़ते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए लड़ते हैं, दलित्स के लिए लड़ते हैं, अदरवाइज़ लड़ते हैं, तो उनको सराहा जाता है गवर्नमेंट में। तो कोई एक्टिविस्ट अगर कोई बात बोल रही है मीडिया में, पब्लिक डोमेन में, कि इस चीज़ पर हमें उस पर गौर करना चाहिए, उसको सपोर्ट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। हमारे काउंसिल की जिम्मेदारी बनती है कि इसको इन्वेस्टिगेशन करें। लोगों की जिम्मेदारी बनती है, मीडिया की भी बनती है जिम्मेदारी कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करता है कि कोई भी। अभी सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कोई केस अभी वारदात हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस का भी इन्वेस्टिगेशन अभी मेरे ख्याल से इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। बट अगर आप सोचिए कि किसी विक्टिम्स के साथ, किसी गर्ल के साथ अगर ये हुआ है, और हमें ये पता चलता है कि उस गर्ल को बचाने के बजाय पूरी पब्लिक उस बंदे को बचा रहे हैं जो एक्यूज है, जो परपरेटर है ना, जो प्रेडेटर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर हुआ, और अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई केस हुआ है, अगर वो दब गया है, तो अल्लाह ताला का भी अदालत है, जो बड़ी अदालत है, उनको अल्लाह ताला का अजाब लगेगा। हमें एज ए सोसाइटी, स्पेशली मैं करगिल की बात करूँगा, हम छोटी छोटी चीज़ों में, हमारे इदारों ने बार बार हमारे इदारों ने कहा है, हमारे लोग कहते हैं हवा में बात नहीं बोलते हैं लोग ऐसे ही। किसी को शौक नहीं कि कोई भी कहीं जाके रिस्क लेके करे। एक्टिविस्ट को रोज़ इधर पुलिस वाले बुलाते हैं, कभी कोई कुछ बोलता है तो वो रिस्क लेके अगर कर रहा है तो उसको तनकीद कर, उसको फर्दर उसको एग्जामिन करने की ज़रूरत है, उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मैंने आपके खिलाफ कुछ बोल दिया, वो पर्सनली लेता है। मैं काउंसिल के खिलाफ कुछ बोलूँगा, काउंसिल में मेरे इतने सारे दोस्त हैं, इतने सारे मेंटर्स हैं, वो बुरा मान जाते हैं, वो पर्सनली लेते हैं चीज़ें को। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस विक्टिम के बारे में सोचे, अगर उसको पूरी ज़िंदगी इस बात पे गुजारनी पड़े कि मेरे परपरेटर को लोगों ने बचाया और मेरे बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट है। और सेकेंडली, मीडिया बीइंग अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ योर राइट, it is your duty under Article 19 also of the Constitution of India that you give news, you give reports। आपको जहाँ लगता है कि कोई करने की ज़रूरत है, आपको करने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस अगर कोई हलकारी आपको डराने की कोशिश करते हैं, नहीं कर सकते। बट इन द केस ऑफ पॉक्सो देयर आर सर्टन लिमिटेशंस अंडर 19 ऑल्सो, कि हमारे स्टेट की सॉवरेनिटी के लिए हो या किसी की मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं बोलना है। आप अपने एथिकल्स के जो हमारे मीडिया के जो रूल्स है, लॉज है, उसमें बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करें, और आपका फ़र्ज़ बनता है ये करना। और थर्डली, पॉक्सो के केस में अगर मैं वापस लाऊं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूज़ है, कोई भी शख्स पॉक्सो का कोई केस अगर उसके नज़र में आता है, अगर उसको रिप्लाई नहीं करता, उस पर अगर इन्फॉर्म नहीं करता, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। पॉक्सो में प्रोविजन है। तो कि हम कोशिश ये करें कि किसी नाबालिग इंसान के साथ, खुसूसन हमारी गर्ल्स के साथ, ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसको, ऐसे पहले तो हो नहीं, अगर हो तो पब्लिक डोमेन में जिस चीज़ बंदे ने इसको किया उसको सज़ा मिले। और खुसूसन हमारे टीचर फ्रेटर्निटी का जो किसी इंस्टीट्यूशन के है, उस पर एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ वायलेंस उसको माना जाता है, या फिर उस पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, डबल पनिशमेंट है, उम्र भर की कैद है। तो मैं आपके हवाले से फिर से एक बार, हमारे इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर्स वगैरह हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, जो खुसूसन टीचर्स जो नाबालिग बच्चों के साथ डील करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप इसको वार्निंग की तरह भी लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, एज ए मैसेज की तरह ले सकते हैं, एज एन एडवाइस भी ले सकते हैं, कि अगर आपसे कोई ऐसी चीज़ होती है तो आपके लिए सज़ा बहुत ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा उस पर ये करनी चाहिए। और स्पेशली एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के ऊपर ये ड्यूटी है कि आप कोई ऐसी चीज़ को ना बनाएं। जैसे हॉस्टल और 10वीं और 12वीं का हॉस्टल है, वो अनरजिस्टर्ड है। गर्ल्स हॉस्टल में मेल वार्डन्स आपने रखे हैं, जो पूरा वायलेशन है सीधा सीधा लॉ का। ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है। तो ऐसे में कोई चीज़ होगी तो रिस्पॉन्सिबल तो गवर्नमेंट भी है। तो ऐसे गवर्नमेंट के जब अगर हॉस्टल चलाते हैं, तो अगर इन लॉ चीज़ों को फॉलो नहीं किया, आई एम मेकिंग श्योर एज अ लॉयर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी लिखूंगा, मैं PIL भी करने वाला हूँ इसी चीज़ पे, कि अगर ये हॉस्टल्स लीगली NCPCR के रूल्स में अगर नहीं आते हैं, जो हमारे लॉज उसके अंदर नहीं आते, तो उनको बंद करना चाहिए। और सरप्राइजिंगली UT गवर्नमेंट ने इस पर अभी तक कोई रिप्लाई दिया नहीं है। तो आई होप अगेन दैट द UT एडमिनिस्ट्रेशन, बिफोर दे स्टार्ट द हॉस्टल्स इन January for the 10th and 12th, they ensure that all the security arrangements are in place, and the our ADGP जो DGP अभी है, वो इंश्योर करे कि हमारे लोगों की प्रोटेक्शन और हॉस्टल इलीगल ना हो, वरना ये हमारे सोसाइटी के लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। सर, जो टीचर्स फ्रेटर्निटी उन्होंने PIL पिटिशन फाइल किया है, तो उस पे अभी तक कोर्ट की तरफ से कितने जजमेंट्स आया है, और नेक्स्ट जजमेंट कब तक आ सकता है? बिल्कुल अच्छा सवाल है, ये आपने पूछा।
सबसे पहले तो जब हमने सितंबर में केस फाइल किया था तो कोर्ट ने ऑर्डर किया था, कैट ने, ये हाई कोर्ट में नहीं है, कैट ने ऑर्डर किया था, कहा था कि इस पे आप ये बताओ, क्योंकि हमने पिटीशन में लिखा था क्या ये एनसीपीसीआर रूल के फेवर में है, सेक्शन 23 ऑफ द राइट टू एजुकेशन के साथ है, ये क्या उस कंफर्मिटी में है। सेकेंडली हमने बोला था सीबीएसई के रूल्स के साथ है, एनईपी इसमें फॉलो हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट फॉलो हुआ, तो उस पर कोई जवाब अभी तक यूटी गवर्नमेंट ने, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नहीं दिया है। और इंपॉर्टेंटली हमारे शमसी साहब हु इज़ द काउंसिल फॉर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ही हैज़ ऑन रिकॉर्ड, जो हमारे जजमेंट में मैं आपको कॉपी दूंगा, उनने ऑन रिकॉर्ड कहा है, जो ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा कि ये वॉलंटरी होना चाहिए टीचर्स के लिए, फिर भी ये ज़बरदस्ती टीचर्स को मैंडेटरी करके ये चला रहे हैं। अपने काउंसिल को जो उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट पे दिया उसको भी ये फॉलो नहीं कर रहे। तो मैं उनको फिर से एक बार, मैं without sounding very arrogant, without sounding very condescending, I want to request the honorable LG that हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का केस के हवाले सिलसिले में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बुरा रहा है। आपको पता होगा एनसी का जो फ्लैग का इशू था, सिंबल का जो इशू था, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ऑनरेबल यूटी पर, एलजी साहब पर 1 लाख का उसमें फ़ाइन लगाया था। अगर ये केस, मैं कहता हूँ विद कन्विक्शन, इट गोज टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, और मेकिंग श्योर दैट इन पे इनसे ज़्यादा कंपनसेशन इनको देना पड़े, इन पर ज़्यादा पेनल्टी लगे, क्योंकि हमारे लॉज इसमें फॉलो नहीं हुए। ऑनरेबल कोर्ट में शमसी साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि वॉलंटरी है, तब ये मैंडेटरी चला रहे। तो मेरे कहने का अल्टीमेटली ये मकसद है कि हम ऐसे चीज़ें चलाएं जो हमारे लोगों के इंटरेस्ट के लिए हो, और जो हमारा सीबीएसई जो हमारा इंप्लीमेंट हो, इट्स गोइंग टू बी स्ट्रक्चरल चेंज, इसमें टाइम लगता है। हमने भी एनसीईआरटी से सीबीएसई में स्विच किया तो उसको टाइम लगता है। तो इंश्योर करें कि हमारे लोगों का लॉस ना हो और रिजल्ट भी अच्छा है। तो इंश्योर करें कि स्पेशली हॉस्टल्स ऐसे ना चलाएं जिसमें हमारे ये गैर कानूनी हो, उसको इंश्योर करें। थैंक यू सर।